मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही मुक्त खुलापन, लोच, उल्लास, लहरी प्रवाह और बोध भव्य निर्व्यास निस्सीम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य रात के अकेले अंधकार में सपने से जागा, जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी, तुम्हारे इस जीवन के इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, तो मुझे थोड़ा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वह भी 100 बार गिन के जब जब मैं आऊंगा। मैंने कहा, प्यार और उधार। स्वर अचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हाँ, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार है। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस, यह अचकचाहट, आर्त अननुभव, यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय विरह व्यथा, यह अंधकार में जागकर सहसा पहचानना कि जो मेरा है वही ममेतर है। यह सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार, इस एक बार मुझे जो चरम आवश्यकता है। बस ये इतना बहुत महत्वपूर्ण कविता लगती है मुझे, बड़ी प्रासंगिक इसलिए लगती है। मैं बहुत एक दो बढ़िया बात मिश्रा सर, मैंने आपको मैं दोबारा सुन रहा हूँ आपको। आपकी कविता में एक प्रसन्न आया था शंख पुष्पी का, वो क्या है? सर, ये जो शंख पुष्पी में जो उजास होता है, उजाला यानी ज्ञान का, प्रकाश का, मनुष्यता का, यस, मैं गुणों का, इसीलिए जो प्रकृति से उधार मिला हुआ है। कहते हैं कि प्रकृति के सारे तत्व मनुष्य के भीतर होते हैं, और प्रकृति जो है ये उम्मीद करती है कि मनुष्य उसे वापस दुगुने ताकत के साथ, शंख सूद के साथ पुष्पी सर, मैं एक लौटाएगा। चीज बता दूं, शंख पुष्पी एक मेडिसिनल प्लांट है जो इंटेलेक्ट को प्रमोट करता है। तो सही कहा गया आपकी कविता में इसको। जी जी, हेलो, थैंक यू सर। जो लोग जुड़े हैं स्टार्ट करा दीजिए, 2-3 स्पीकर हैं आपके। संजय सर शुरू किया जाए। संजय पासवान सर स्टार्ट किया जाए प्रोग्राम। सर आवाज जा रही है संजय सर? अपने यहाँ से देखिए संजय सर का म्यूट किया हुआ सर, म्यूट किया हुआ। जा रही है संजय सर, आवाज जा रही है सर? हाँ सर आ गए। हाँ ठीक है, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी अब? हाँ ठीक, हाँ सुन पा रहे हैं सर हम लोग। हेलो, जी जी आवाज आ रही है सर। मैं सर बोल रहा हूँ स्टार्ट करें हम? प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। हाँ एकदम कीजिए जी मैडम सर। शुरू कराइए सर। क्या स्टार्ट करें? एक मिनट सर, बस एक मिनट। जी मैम, जी जी जी। अच्छा ज्वाइन कर चुकी हैं, अच्छा ठीक है जी। हाँ नहीं, मेल पे नहीं, व्हाट्सएप पे मैंने किया। हाँ किस पे? व्हाट्सएप पे? जी जी अच्छा ठीक ठीक जी ठीक। जुड़ गई हैं आप मैडम? सुषमा यादव जी भी जुड़ गई हैं हम लोगों के साथ। तो सर सुषमा यादव मैडम, आवाज जा रही है? हाँ हाँ आप स्टार्ट कराइए जी। KP सिंह सर।
तो आज नेशनल वेबिनार जो वन डे नेशनल वेबिनार है, कोविड-19 पेंडेमिक इम्पैक्ट एंड स्ट्रेटजी फॉर एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। हम देखेंगे कि कोविड-19 जो महामारी है भारत के शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से प्रभाव डाली है, शिक्षा पे किस तरीके का प्रभाव कोविड-19 का रहा है और उसके लिए किस तरीके की रणनीति बनाने की आवश्यकता है, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों के साथ बहुत सारे विद्वान जो अतिथि हैं वो जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार के पूर्व HRD स्टेट मिनिस्टर, वर्तमान में बिहार सरकार में MLC प्रोफेसर संजय पासवान सर का स्वागत करता हूं, जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ। और हरियाणा से वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव हम लोगों के साथ जुड़ चुकी हैं। मैं मैडम आपका भी स्वागत करता हूं। रांची बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर रहे, तीन यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर रहे आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फैजाबाद, डॉक्टर अंबेडकर सोशल साइंस यूनिवर्सिटी महू मध्य प्रदेश और बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य कर चुके, वर्तमान में डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोफेसर RS कुरील सर हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। मैं सर आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हम लोगों के साथ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूसिव पॉलिसी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के डायरेक्टर प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत सारे जो दूर दराज से अलग अलग राज्यों से साथी जुड़े हुए हैं, जो शिक्षाविद हैं, रिसर्चर हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बहुत ही सीनियर शिक्षाविद लखनऊ से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर AS इनाम शास्त्री जी, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हेड रहे, सोशल वर्क के डीन रहे, डायरेक्टर रहे। और आपका भी सर मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह सर जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूसिव पॉलिसी के डायरेक्टर हैं। सर आपसे आग्रह करूंगा कि अतिथियों का स्वागत भी करिए और विषय की स्थापना भी करिए। और सबसे प्रार्थना करूंगा कि जितने हमारे स्पीकर हैं समय का ध्यान रखेंगे। जो ऑनलाइन वेबिनार हम लोग कर रहे हैं 1.5 घंटे का है, तो 15 मिनट के अंदर ही हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे। लास्ट में कुछ समय हम लोग अपने पार्टिसिपेंट को देंगे, जो जिनकी कुछ शंका होगा या कोई सुझाव अगर देना चाहें तो उनके सुझावों को हम लोग लेंगे। प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह सर से निवेदन करूंगा कि अपनी बात। नमस्कार। मुझे बहुत ही हर्ष है and I also feel proud of my colleague that he is organizing such a wonderful webinar in this difficult time, and he has managed to rope in 4 serving vice chancellor and 1 former minister of state for higher education, for human resource and development. So on behalf of Center for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy, I extend a hearty welcome to all of you, sir. Firstly, Professor Sanjay Paswan ji, the former Minister, Human Resource Development, and Professor Ambedkar Chair, Patna University. I also welcome Professor RS Kuríl ji, who happened to be the Vice Chancellor of several universities, including Ambedkar University, Mahou, Agriculture University, Ranchi. And I also welcome our own sister, Professor Sushma Yadav ji, who right now happens to be the Vice Chancellor of Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Haryana, and she is also in the advisory board of University Grant Commission. And I also welcome Professor H.N. Prasad ji, who is the Vice Chancellor, Nalanda Open University, Patna, and Professor Sanjay Singh, Vice Chancellor, Baba Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. So, so we are delighted to have all of you here in the webinar, the first webinar of our center, which is being organized by our energetic Professor Amarnath Paswan ji.
Very briefly, I will touch upon the subject on which we are going to have a discussion for 2 hours. The subject has been divided in 2 parts: the impact of COVID-19 on education sector in India, and then the strategies which can be adopted to deal with this pandemic. Yeah. So very beautifully, this thing has been divided into 2 parts: first impact and then strategies. Since we have all our panelists are themselves involved in devising the strategy to deal with this pandemic, so it will be have a wonderful experience to listen them, because they are directly dealing with the administration. Yeah. So very briefly, I have been given only 10 minutes, so within 5 minutes I would like to conclude. So very briefly, I will talk about the impact of COVID-19 on the education sector. So the first thing which is a great challenge, that is to address the question of digital divide. Yeah. So as we all know that we from classroom teaching, we have shifted to online teaching. So this online teaching and online learning has a lot of problems. The first problem comes this how to connect with all the students. So this first question is of the access of this internet facility to all the students, and not only access, even access the quality of the internet. Sometimes our students get connected with us, but because of the poor quality of internet, they face a lot of problems here. I'm myself having the online classes. So I have found that only maximum 70% students get connected. So I presume that 30% students who have not been able to connect with us, who have not been able to attend our online classes, we presume that they are probably not having the internet access, and even if they are having the internet access, the quality is very poor. So the first question which is arising in this online teaching and learning ecosystem, that is the problem of digital divide. So how the vice chancellors who are connected with us, who will be speaking, so how this problem of digital divide can be addressed here, so that this online education can be easily accessed by all of our students. Apart from this, another impact of this COVID-19 has been the students who have been stranded in many campuses. Even our Banaras Hindu University itself, last week, many students have been sent to their respective homes by the buses. So likewise, in all the universities, many students are stranded in the campus, despite the fact that university was closed well in advance. But even then, many were stranded in the campus. That is another challenge. And this standard student is the challenge, the global challenge also, because many of our students, because as we all know that a lot of our students go to America, European countries, Australia for higher education, and all of them are stranded over there. So this is another challenge because of this COVID-19 impact. The third thing which is going to affect it, how the examination will be conducted, because we were coming to the examination, at that time the university was closed down. So how this examination will be conducted? Online classes can be held, but conducting online exams is a very difficult task. And then evaluation, and then declaring the result, and then finally the admission. So this is another challenge. UGC itself has come with this calendar that they are planning to hold the examination in the month of July. But the prevailing situation, it seems very difficult that we will be able to hold the examination in July, because many people are predicting that this COVID-19 will be in the peak in the month of July. Some people are predicting it will be around 1 million COVID infected person will be there in the month of July. So in these situations, how the examinations will be conducted? Then again, UGC calendar says that new session will start from September. So many challenges are there. So our administrator, our vice chancellors, our university system has to deal with this. So what will be the strategy? Regarding the completion of the course, the teaching, strategy regarding examination, strategy regarding evaluation, strategy regarding declaration of the result, and eventually taking the admission and starting the new course. So many challenges are there, and I hope that we have the very distinguished panel of 4 vice chancellors and 1 former minister who was also looking after the higher education. Not only higher education, we are looking after the all education sector. So we have very competent and qualified panelists. So
we are looking forward to listen to them, and after listening them, probably our confusion regarding what will be the strategy, that will be clear to a large extent here. So over to Amarnath Paswan ji to go ahead with the proceedings there. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं प्रोफेसर असगर सगीर इनाम शास्त्री सर से निवेदन करूंगा, मैं पहले से आपको कोई सूचना नहीं दिया हूं, लेकिन एक बड़े शिक्षा शास्त्री हैं आप, बड़े शिक्षाविद हैं, बहुत अनुभव है आपका, और जो समस्याएं इस समय कोविड-19 के काल में शिक्षा के क्षेत्र में आ गई हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से प्रभाव पड़ा है, उस पे सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना विचार भी आप रखें। सर हैं अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही सर, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जी कि एजुकेशन और खासकर हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये दोनों मिक्सअप होके मिला जुला चलता है, और हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो सिर्फ शिक्षा और ज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व जो है हमारे भारत में, वो है संस्कार के साथ एजुकेशन, या एजुकेशन से हमें जो संस्कार मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस संस्कार के बिना एजुकेशन जो है अधूरी मानी जाएगी। तो मेरा यही सोचना है कि ऑनलाइन से तो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो जाती है, लेकिन उनमें जो है, जो हमारा सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो हमारी सभ्यता है, जिसका जो संस्कार हमारा होना चाहिए, वो ऑनलाइन कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए ऑनलाइन के मामले में केवल लाइन की गड़बड़ी होना, या टीचर का समय काटना, या बच्चों की अटेंडेंस, ये सारी जो समस्याएं छोटी मोटी हैं वो तो हैं, लेकिन उसके साथ जो हम व्यवहार सीखते हैं, एक दूसरे से बात करने का व्यवहार, अपने छोटे और बड़ों के बीच के व्यवहार, और जो जीवन व्यतीत करने के लिए विशेषकर हमारे भारतीय कल्चर में जो संस्कार होना चाहिए, वो संस्कार ऑनलाइन एजुकेशन से कभी मिल नहीं सकता, कभी डेवलप नहीं होता। तो मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों का धन्यवाद, और आप लोगों को सुनने के लिए मैं जुटा हूँ कि आप महान लोग, चांसलर्स, डायरेक्टर्स, मिनिस्टर्स आर देयर, तो उनकी बातें मैं सुनने के लिए मैंने ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर असगर सगीर इनाम शास्त्री सर, आप के पास बहुत सारा अनुभव है और आपने थोड़े से शब्दों में बहुत सारी चीजें समझा दी है। मैं प्रोफेसर आर.एस. कुरील सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अनुभव रखते हैं, 3 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रहे, डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन है, मैं प्रोफेसर आर.एस. कुरील सर से निवेदन करूंगा कि सर अपनी बात रखें। प्रोफेसर आर.एस. कुरील सर।
प्रोफेसर आर एस कुरिल सर, आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हेलो, प्रोफेसर आर एस कुरिल मैं सर, सुन रहा हूँ, आवाज मेरी आ रही है उधर में? जी बोल रहा हूँ मैं, मेरी आवाज उधर आई? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज उधर आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर, बोलिए। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना? हाँ सर, आवाज आ रही है ओके, सर। मैं डॉक्टर संजय पासवान सर को नमस्ते करता हूँ। नमस्कार। ओके, डॉक्टर, हाँ मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर संजय पासवान सर को मैं नमस्कार करता हूँ। हाँ, प्रणाम हमारे सबसे सीनियर मोस्ट और बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल है, सोसाइटी सोशल थिंकर है। 13th लोकसभा में वो गए और 3 मंत्रालयों का कार्यभार देखा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो कंसल्टेटिव कमेटी में भी 3-4 कमेटीज में अलग अलग रहे। जो लोग जानते हैं सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, उनको अच्छा अनुभव है, तो उनका बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। खासकर इंसाइक्लोपीडिया, जो दलित इंसाइक्लोपीडिया है, वो बहुत ही हमें बहुत अच्छी लगी। हमने उसको गो थ्रू किया है और कुरिल सर, आवाज जा रही है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ। पटने हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, प्रोफेसर संजय सिंह जी। प्रोफेसर आर एस कुरिल साहब, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है। प्रोफेसर कुरिल सर, आवाज सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर कुरिल सर, आवाज जा रही है? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? कुरिल सर, आवाज? डॉक्टर साहब, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। सर, आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके, तो ये नेट कनेक्टिविटी यहाँ वीक है। मैं जल्दी से अपनी बात बराबर। सर, आवाज आ रही है कुरिल सर?
कुरील सर आवाज सुन पा रहे हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वाइस चांसलर साहब जुड़े थे, प्रोफेसर संजय सिंह सर, आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज मुझे आ रही है, लेकिन यार नेट कनेक्टिविटी काफी वीक है। जी सर, आवाज आ रही है सर, बोलिए। मैं आप लोग चाहता हूँ हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को, सीनियर ऑनरेबल वाइस चांसलर्स को, सब लोगों को मेरा नमस्कार। जी जी, आवाज अभी जो मैं बात सुन रहा था, मेरे को जो एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करते समय हम लोगों ने बहुत सारा डिटेल चर्चा किया है, इसमें 2 साल लगाए और कम से कम 35,000 लोगों से कंसल्ट किया और इस पर साइंटिफिक टेम्परामेंट को बेस मान करके हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट किया है। कुरील सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? ये बार बार कट जा रहा है, तो इसमें हम लोगों ने जो साइंटिफिक करने की कोशिश की है, ये बात सही है कि जो डिस्टेंस मोड ऑफ लर्निंग है या जो हम ठीक है, ठीक ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, दरअसल अब ज्यादा समय नहीं है। ठीक ठीक ये प्रॉब्लम नहीं, अभी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं संजय सिंह को। कुरील सर, आवाज जा रही है? प्रोफेसर कुरील सर, आवाज सुन पा रहे हैं? कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम से प्रोफेसर कुरील सर नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रोफेसर कुरील सर, आवाज जा रही है? जी मैम। मैडम ज्वाइन कर लीजिए, 5 मिनट बाद चले जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, अब हमारे स्पीकर बोल लिए हैं लगभग। जी जी, ज्वाइन कीजिए प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब हमारे पास से कट जा रहा है, तो मैं अपनी बात को इतनी सी बात पे समाप्त करता हूँ। जी 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 जी, कि पूरे कंट्री भर में इसका एक हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोविजंस किया हुआ है। जी
हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर। सर आवाज आ रही है। सर आवाज जा रही है कुरिल सर? हमारी ही आवाज अब वापस आ रही गुड आफ्टरनून सर, आवाज सुन रहे हैं हम लोग? कुरिल सर, हेलो हेलो, कुरिल सर आवाज जा रही है? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ। हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। आवाज आ रही है, लेकिन हमारी वजह से प्रोग्राम में काफी लगता हो रहा है। यहाँ बॉस ही तो बोल रहे हैं जूम मीटिंग पे, जूम मीटिंग कट रहा है, तो आपकी बात कट जाए तो आप अपना प्रोग्राम जारी कर लीजिएगा। जी। इधर कहाँ इधर प्रोफेसर सुषमा मैम, आवाज जा रही है? प्रोफेसर सुषमा मैम, आवाज जा रही है? दरअसल आज बहुत ज्यादा ही कुछ नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। हेलो। जी। हेलो। हेलो। हाँ, सर को जोड़ दीजिए। हेलो। हाँ, दरअसल हम लोग रोक के रखे हैं। उधर से ठीक कीजिए, कुछ गड़बड़ है, बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? उधर लाइन नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। दरअसल हम लोगों के साथ BBAU के वाइस चांसलर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो संजय पासवान सर को हम लोग सुने। भारत सरकार के पूर्व मानव संसाधन राज्य मंत्री और पटना विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर, वर्तमान में बिहार से MLC और बहुत बड़े शिक्षाविद प्रोफेसर संजय पासवान सर से निवेदन करूंगा कि सर अपनी बात आप रखिए, प्लीज सर। प्रोफेसर संजय पासवान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमरनाथ जी, और आपके डिपार्टमेंट को, आपके सेंटर को, आपके डायरेक्टर TP सिंह साहब को। और आपने बहुत अच्छा एक गैलेक्सी खड़ा किया है लोगों का। मैं देख रहा हूँ लगभग सारे मेरे परिचित हैं,
डॉक्टर बी राम साहब हैं, रियाज भाई हैं, राजकिरण प्रभाकर बैठे हुए हैं, दोरे साहब हैं, तो इतने तमाम लोग, सब लोग हैं, सबको मैं अपनी ओर से प्रणाम और आशीर्वाद देता हूं। और अमर जी, आप तो लगातार प्रोग्राम करते रहे हैं और मैं मानता हूं कि आप इस देश के एक अच्छे खासे इमर्जिंग इनोवेटिव प्रोफेसर के रूप में आप उभर रहे हैं। आपको इसके लिए बधाई है। और आप नए नए टेक्निक से अपनी बातों को कहना, लर्निंग हो या टीचिंग हो, देखिए लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई आदमी ना तो परफेक्ट लर्नर है और ना ही कोई आदमी सब कुछ लर्न कर लिया है। हर कोई अपने आप में पूर्ण है और हर कोई अपने आप में अपूर्ण भी है, जैसा कि वेदों ने भी कहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन ये कोरोना कोविड का जो समय है, कई पैराडाइम को डिफाइन किया है और कई पैराडाइम शिफ्ट भी हुआ है इस दौरान में, और कई इसके बाद में शिफ्ट होने वाले हैं। मगर उसमें हम सब लोग को तय करना है कि एक तो आप गौर करेंगे कि ये देश ही में कई ढंग के डिवाइड्स हैं। सोशल डिवाइड्स हैं, पॉलिटिकल डिवाइड्स रहे हैं, रीजनल डिवाइड्स रहा है, लिंग्विस्टिक डिवाइड रहा है, और उसमें अब एक नया डिजिटल डिवाइड जो है वह शुरू हो गया है। तो कुल मिला के हम सब लोग जिस समाज के हैं उस डिवाइड के एक एंड के हम लोग हैं, दूसरे एंड पे कुछ लोग और भी हैं। तो एक एंड वाले अपने आप को विक्टिम मानते हैं, एक एक्यूज होता है। हमें लगता है कि इस ऑनलाइन लर्निंग में देखिए, जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या जब भी टेक्नोलॉजी टेक ओवर किसी सिस्टम को करता है, तो आप ये मान के चलें जो सोशली मार्जिनलाइज क्लास रहा है, थोड़ी उसको दिक्कत होती है। और दिक्कत इस सेंस में होता है कि कैसे उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को compete करे। एक तो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के मनोभाव को तैयार करना, टेक्नोलॉजी एडॉप्ट हो गया तो फिर उसके अगले के मनोभाव हमको स्वीकार करने की बढ़े, कि हम भी जानते हैं। मतलब ये कि इसलिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी में, थोड़ी परेशानी इसको होती है। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, तो इस डिजिटाइजेशन के दौर में या इस ऑनलाइन लर्निंग के दौर में पहले उन स्पेशल क्लास के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ओरिएंट करना, उनको रिफ्रेश करना और उनको इस बात के लिए कॉन्फिडेंस पैदा करना कि यस यू कैन डू इट। तो ये एक बड़ा भाव है। जैसा कि अभी टीपी सिंह कह रहे थे कि लगभग 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एक्सेसिबिलिटी नेट तक नहीं है। तो तलाशना वो किन कारणों से नेट तक नहीं है। हो सकता है उनके पास में जो लेटेस्ट मोबाइल है वो ना हो सकता है मोबाइल हो तो वह 3G 4G का सिस्टम ना हो सकता है वो 3G 4G का सिस्टम हो तो उसकी पेइंग कैपेसिटी ना हो। तो ये स्थिति है, तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि इस एजुकेशन सिस्टम में इन तमाम जो लूपहोल्स है, उस लूपहोल्स में क्या उसको फाइनेंशियली हम हेल्प कर सकते हैं, क्या हम उसको टेक्निकली हेल्प कर सकते हैं, क्या ये आवश्यकता है कि उनके उस कमी को तलाशना, देखना, समझना होगा हम लोग। अब जैसे कि अब महिलाएं हमारी देखें, मैं देख रहा हूँ कि 3-4-5 महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। तो महिलाएं मशीन से, महिलाएं टेक्नोलॉजी से, महिलाएं जो जितने कम से कम मोबाइल को जाने समझे, ये हर उसका भाई चाहता है, उसका पति चाहता है, उसके पिता चाहते हैं। मतलब क्या है कि इस मोबाइल युग के या मोबाइल एरा के अपने मेरिट है तो अपने डिमेरिट भी है। तो इसलिए उन सब को हम कैसे इस सोसाइटी में उनको एक सोशली कंजेनियल या सोशली प्रोडक्टिव कहें, उसको बनाए रख सकते हैं। इसलिए उन सब लोगों को पूरा ढंग से बताना, तौर तरीका कहना, ये एक बड़ा काम है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन हो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन के जो सबसे बड़े जो लूजर पार्ट हैं, जो सबसे उसके कह सकते हैं कि जो स्लो लर्नर है, उन स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करके उनकी लर्निंग को फास्ट करना, ये एक हम लोग का धर्म बंदा है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इसी बहाने ऑनलाइन लर्निंग हो सकता है कि फ्रेश बहाली रोक दी जाए। तो मैं अमरनाथ जी आपसे आग्रह करूंगा कि जो बहालियां होनी शुरू हुई है और इस टीचिंग के स्पेशली हायर एजुकेशन में
जो अब है, अब जो उस सोशल मार्जिनलाइज क्लास के लोग हैं अब टीचिंग में आना शुरू हो रहे हैं। अब टीचिंग में आना शुरू हुए हैं और ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो जाए अगर, तो फिर होगा इस ऑनलाइन टीचिंग में कौन लोग रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस ऑनलाइन टीचिंग के आने से पहले वह पूरा जो एक वैकेंसी खाली सी है, वह जो एक यू कह ले के साहब एक बड़ा सा गैप है, जो सोशली मार्जिनलाइज्ड क्लास के लोग नहीं आ सके हैं, उसमें एससी हैं, एसटी हैं, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जेंडर स्पेसिफिक लोग हैं। तो उन सब लोग को आने के बाद से सब शुरू हो तो अच्छी बात होगी, वरना फिर एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। अभी तक हम लोग कहते हैं कि साहब सोशल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, अब उसके बाद से सोशियो डिजिटल डिवाइड हो जाएगा, जो सोशली भी डिवाइड होगा, डिजिटली भी डिवाइड होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो एक बड़ा सा एक बैकलॉग है इस हायर एजुकेशन में, जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, उन तमाम बैकलॉग को पूरा करना चाहिए और उसके बाद ही 100% ऑनलाइनिंग का परमिशन देना चाहिए। मैं इस पक्ष का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन का हूं कि 20% ही ऑनलाइन हो और 80% तो ऑफलाइन हो तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी जानना चाहिए, लेकिन ये देश गांधी का है, ये देश लोहिया का है, ये देश अंबेडकर का है, ये देश दीनदयाल का है, जिन सब लोगों ने आज ना हमारे पीएम ने कहा है कि लोकल को वोकल बनाओ, लेकिन ये चारों जो नेता हमारे हैं, गांधी हैं, लोहिया हैं, अंबेडकर, दीनदयाल हैं, इन सब लोगों ने पहले से ही कि हमारे जो लोकल स्किल है, जो हमारा लोकल विजडम है, जो हमारे लोकल तौर तरीके हैं, जो इंडिजिनियस टूल्स हमारा है, जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारा है, उसका इस्तेमाल ढंग से हो, ये इसकी चर्चा करते रहे सब लोग। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अपने अपने लोकल स्किल का, अपने लोकल विजडम का करना चाहिए, तब जाकर के हम टेक्नोलॉजी का, मशीन का इस्तेमाल। पॉपुलेशन, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, हैंड्स है, माइंड्स है, थॉट्स है, ये सब कुछ है। इसलिए मुझे लगता है कि उसको लेकर के हम बहुत काम ना करें। जो चीपेस्ट मोड है टेक्नोलॉजी का, जिसको लेके हम लोग काम कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता है। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे खर्च करना, बहुत ज्यादा मशीनों पे खर्च करना, बहुत ज्यादा ये 4G, 5G, 6G पे खर्च करना, ये मैं उचित नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो संभव है, देखिए सब कुछ है, ये आपको ऑनलाइन या मशीन जो है आपको इंफॉर्मेशन देगा, आपको लर्निंग्स देगा, लेकिन आपको विजडम नहीं देगा। ये विजडम देगा जब तक 1-to-1 नहीं होगा। क्लासरूम जो कहते हैं हम लोग हैं कि सामने टीचर खड़ा है, सामने स्टूडेंट है, जिज्ञासा, प्रश्न सवाल और क्रॉस क्वेश्चन होगा, उससे जो एक लर्निंग होता है उसका कोई जवाब नहीं है मित्रों। इसलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन की अपनी सीमाएं हैं और उस सीमाओं को देखते हुए, अपने पॉकेट मनी को देखते हुए, आप गौर कीजिए, आप आज जितना हमारे भोजन पे खर्च नहीं हो रहा है, उसका 4 टाइम्स हम खर्च कर रहे हैं अपने मोबाइल और नेट पे खर्च कर रहे हैं। आज हर एक घर में 3 मेंबर हैं तो मिनिमम 3+1 मोबाइल है और 3+1 को चारों मोबाइल को 4G मिला हुआ है, तो लेटेस्ट है। इससे हम भले कम खाएंगे, भले हमारा खर्चा कम होगा, लेकिन हम मोबाइल पे लेटेस्ट मोबाइल रख करके हम लोग ये करते हैं, प्रयास करना कि हम सब ये करें। और आज भी ये जो तमाम इंफॉर्मेशन है, ये इट इज मोर फॉर द एंटरटेनमेंट। आज जो टेक्नोलॉजी है, इट इज मोर यूज फॉर द एंटरटेनमेंट, लर्निंग्स के लिए। ठीक है, अब इस कोविड के एरा में शुरू हो गया है, हम प्रयास करें कि जो हमारा लर्निंग्स हो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वह मैक्सिमम हो, एंटरटेनमेंट कम से कम हो। तो मुझे लगता है कई ढंग से मॉड्यूलेटर कहें, डीमॉड्यूलेटर कहें, रेगुलेटर कहें, इसे तय करना होगा हम लोग को। इसीलिए मुझे लगता है कि 1-to-1 जो लर्निंग्स है उसका मैच तो ऑनलाइन नहीं है, मगर चूंकि आज ऑनलाइन हमारी मजबूरी है, ऑनलाइन हम सब के लिए आज व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था में भी हम सब लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें बहुत पूंजी का खर्च ना हो। अब ऑनलाइन करना है तो साहब पूरे वाईफाई लगाना होगा, ऑनलाइन करना है तो भाई मोबाइल नया चेंज करना होगा, हम लोग को ऑनलाइन करना है तो 5G लेना होगा। ये नहीं, हम कैसे पीपुल फ्रेंडली, हम कैसे पॉकेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं,
ये आज की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस डिजिटल डिवाइड के दौर में कोई और डिवाइड न शुरू हो जाए। देखिए अभी सोशल डिवाइड कम नहीं हुआ था, इकोनॉमिकल डिवाइड कम नहीं हुआ था, इसी बीच में डिजिटल डिवाइड आ गया। अब डिजिटल डिवाइड खत्म करते करते कहीं और दूसरा डिवाइड न खड़ा हो जाए। मुझे लगता है कि ये एंड ऑफ डिवाइड हो, एंड ऑफ डिविजन्स हो। अब देखिए सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड से पुनः जो है वह छुआछूत जिंदा हो गया ऐसा लग रहा है। अब बीमारी से नहीं, बीमार से लोग दूर जा रहा है। चिंता की बात है ये। इसलिए तो सोशल जो डिस्टेंसिंग वर्ड है ये अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल वर्ड है। फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड का इस्तेमाल हो जो ज्यादा अच्छा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड का हम लोग कंडेम करें, हम लोग इस्तेमाल ना करें, हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बढ़िया होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस डिवाइड को दूर करने के मॉडल में कोई दूसरा तीसरा डिवाइड ना हम तलाश ले। इसीलिए मुझे लगता है मित्रों, भाइयों बहनों, आप सब लोगों से आग्रह है कि ऑनलाइन का एक सीलिंग होना चाहिए। 20% हो, 25% हो, जो मेजोरिटी हो, अभी भी ऑफलाइन का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ साथ मैं मानता हूं ये डिजिटल जस्टिस को इंश्योर करे। डिजिटाइजेशन से कहीं जस्टिस कोई इग्नोर हो जाए, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए अमरनाथ भाई को बहुत बहुत बधाई है, उनकी लगातार कई किताबें आई है, आपको बधाई है, आपको पूरी शुभकामना है। और आप लगातार इस दौरान में, मुझे लगता है इस 2 महीने में जो आपने समय का इस्तेमाल किया है, ये हम सब के लिए एक अनुकरणीय है। इसीलिए आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सेंटर को, आपके डिपार्टमेंट को बहुत बधाई है कि आप लोगों ने इस ऑनलाइन के एरा में जो टेक्निक है, ये इस जूम का टेक्निक कहें या फिर माइक्रोसॉफ्ट का टेक्निक कहें, ये जो कई तरह के टेक्निक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टेक्निक को कैसे पीपुल फ्रेंडली बनाया जाए, कैसे इसको पॉकेट फ्रेंडली बनाया जाए, कैसे इसको प्लेनेट फ्रेंडली बनाया जाए, ये आज की आवश्यकता है। इसलिए पुनः अमरनाथ भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो ज्ञान हम सबको दिया है आज, वो बहुत ही जरूरी है। हर व्यक्ति को समझना जरूरी है, इन सब बिंदुओं को जानना जरूरी है। और आपने जिस तरीके से अपनी बात को रखी है, हमें लगता है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रकाशित हुआ होगा, लाभान्वित हुआ होगा, और जीवन में कहीं ना कहीं वो काम सारी बातें आएंगी। अब हम लोगों के साथ 2 वाइस चांसलर जुड़े हुए हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से आदरणीय प्रोफेसर संजय सिंह जी जो वाइस चांसलर हैं, जुड़े हुए हम लोगों के साथ। और हरियाणा से प्रोफेसर सुषमा यादव जी भी हम लोगों के साथ जुड़ी हैं। लेकिन मैं प्रोफेसर संजय सिंह सर से निवेदन करूंगा कि सर अपनी बात रखें। संजय सिंह सर जिस तरीके से चिंता करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोगों के लिए, बहुत ही अपने आप में सराहनीय काम है। जब से सर गए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे जो फीडबैक मिलता है, जो साथियों से, जो अपने लोगों से, बहुत ही लोग खुश हैं। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वर्क कल्चर डेवलप करने किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में। और जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर की सोच थी शिक्षा को आगे बढ़ाने की, और हर व्यक्ति तक जिस तरीके से आज इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मॉडल पे काम चल रहा है, हर व्यक्ति को शिक्षा देने का काम सरकारों द्वारा और समाज के द्वारा चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर संजय सिंह जी उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर संजय सिंह सर से निवेदन करूंगा कि सर अपनी बात रखें। प्रोफेसर संजय सिंह सर, बीबीए। सबको प्रणाम मेरा। एक्चुअली मैं सबसे पहले क्षमा चाहूंगा कि मैं थोड़ी कुछ व्यस्तता के कारण मैं आपसे देर से जुड़ पाया और पूर्व के प्रतिभागियों के विचार नहीं सुन पाया। पर अभी थोड़ा सा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि डॉक्टर संजय पासवान जी का मैं कुछ उद्बोधन थोड़ा सा सुन पाया। बड़ा मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। प्रोफेसर संजय पासवान जी, प्रोफेसर सुषमा यादव जी, हमारे डॉक्टर प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी, डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी, तथा इस वेबिनार में सभी श्रेष्ठ प्रतिभागी गण। प्रोफेसर आर.एस. कुरील जी भी हैं सर, जुड़े हुए हैं साथ में। सर प्रोफेसर आर.एस. कुरील साहब को भी प्रणाम मेरा, क्योंकि मैं देर में आया इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं लग पा रहा कौन कौन लोग हैं इसमें। मैं अपने श्रेष्ठ सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का जो ये
हमारे अमरनाथ पासवान भाई ने जो एक ये वेबिनार रखा है, बहुत ही आज के समय के लिए बहुत ही अनुकूल है और इस पे चर्चा होनी चाहिए और खुल के चर्चा होनी चाहिए कि हमको कैसे अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। 20 मार्च के बाद ही से हम लोगों ने तो खैर हमारी यूनिवर्सिटी ने तुरंत 16 मार्च के बाद से ही निर्णय ले लिया कि हम सब कैसे आगे बढ़ेंगे इस पे। खैर 24 से लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद से हमारी यूनिवर्सिटी में लगातार हम लोग ऑनलाइन की तरफ बढ़े। अचानक एक चॉक एंड बोर्ड माध्यम से तुरंत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना थोड़ा सबके लिए थोड़ी देर के लिए कठिन हुआ, जो कि सबको स्विच ओवर करने में जैसे समय लगता है वैसे सबको समय लगा। पर सुखद ये रहा कि हमारे शिक्षक गण और हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी गण काफ़ी इसके साथ जुड़ गए और मुझे लगता है कि मैंने जो सर्वे कराया उसके हिसाब से लगभग 80 से 85% विद्यार्थी हमारे कनेक्टेड रहे और हमारे किसी न किसी रूप से, मैं एग्जैक्ट ये नहीं कह सकता कि इस प्लेटफॉर्म में जो ट्रू सेंस में ऑनलाइन है उसकी बात मैं नहीं करता, मगर अध्यापक और शिक्षक के बीच में संबंध लगभग ऑनलाइन के तरीके से, टेलीफोन से या व्हाट्सएप से, जैसे भी माध्यम बना विद्यार्थी रहे और काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस रहा। उनको ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हम अपनी कक्षा में नहीं, और ये एक सुखद अनुभव इस ऑनलाइन स्विच ओवर से भी दिखाई पड़ा। पर कुछ समस्याएं तो थीं, उसमें समस्याओं का मैं भी जिक्र करूंगा, क्योंकि जैसा अभी चर्चा हो रही है, हमारे विश्वविद्यालय में बहुत ही गरीब छात्र भी पढ़ते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, समस्या रहती है, आर्थिक समस्या भी रहती है। तो कुछ बच्चे 15-20% जो नहीं हो पा रहे हैं, उनकी विशेष चिंता हम सबको करनी है। अब कैसे की जाए, इसके लिए हमने अपने सभी टीचरों से बात की और बात करके मैंने कहा कि आप अगर उनसे नहीं हो सकते तो आप उनको टेलीफोन से किसी भी तरीके से बात जरूर कर लीजिए। तो लगभग सभी टीचरों ने जिन बच्चों से आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था उनसे कम से कम बात करने का भी प्रयास किया। तो ऐसा बहुत कम छात्र रह गए जिनसे कि हमारी कनेक्टिविटी एकदम नहीं हो पाई। पर हमको जो ऐसा महसूस हुआ कि इस ऑनलाइन शिक्षा में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और जिसके लिए अभी विश्वविद्यालय स्तर पर उतनी तैयारी नहीं है। अचानक चूंकि ये सब हुआ तो इस कारण से वैसी तैयारी नहीं रहती, इसलिए लिमिटेड आईटी रिसोर्स हैं। आपको जितने ऑपरेशंस हैं उनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, सबको जो नए डिवाइस माध्यम है उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल, डिफरेंट जो एप्स हैं उनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उनकी कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में भी हमको चिंता करनी पड़ेगी अगर इस मोड पे हमें जाना है। तो दूसरा मुझे लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अचानक हम लोग स्विच ओवर कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन पे, तो फैकल्टी को भी वैसे ही ट्रेंड होना पड़ेगा, उनको भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स भी क्योंकि बहुत अवेयर नहीं है, सो स्टूडेंट अवेयरनेस भी चाहिए इस क्षेत्र में। और जो डिजिटल स्किल है वो डिजिटल स्किल भी एनहेंस करना पड़ेगा, इसके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जिनको हमको विचार करके ही आगे बढ़ना होगा। कभी कभी सब चीज़ें लगती हैं बहुत अच्छा है ऑनलाइन, सब चीज़ें आप बढ़ सकते हैं, बहुत क्विक बैठे बैठे कहीं से भी आप बात कर सकते हैं, पर इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी हैं, जैसे इंक्रीज साइबर रिस्क। अब इसके बारे में हम सब थोड़ा सा ध्यान दें तो उस पर अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप एक्सेसिबल होते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी रिस्क भी बढ़ती चली जाती है। तो साइबर रिस्क जो सिक्योरिटी सिस्टम है इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा कैसे हम कर सकें। और इसके विषय में मैं एक शब्द थोड़ा और भी कहूँगा कि क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन क्या हो, कैसे क्वालिटी इसमें आए, किस तरह से हम कंटेंट की क्वालिटी है,
किस तरह से हम डिलीवरी की क्वालिटी है, एसेसिबिलिटी कैसे हो, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं दैट शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। और देयर शुड बी ए सर्टिफिकेशन फॉर द रेडीनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर गोइंग ऑफ और ऑनलाइन लर्निंग। मेरे अपने ये ऐसे मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। पर कुछ समस्याएं जो रहती हैं, जो क्लासरूम टीचिंग को आप रिप्लेस नहीं कर सकते ऑनलाइन चीज से। एक्चुअली क्या है, जैसे अभी तो ऑनलाइन टीचिंग के बाद में ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जहाँ विश्वविद्यालय वहाँ विद्यार्थी आता है, पर अब जहाँ विद्यार्थी है वहाँ विश्वविद्यालय जाए, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस तरह की अगर टीचिंग होगी तो इस तरह के मॉड्यूल को लाना पड़ेगा। अब उस दृष्टि से दो विषय रह जाते हैं। कभी कभी जब आप शिक्षा के बारे में जैसे भी चर्चा हो रही थी, तो सिर्फ लर्निंग और ज्ञान, इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके साथ साथ आपके स्वयं के अंदर का परिवर्तन भी होना चाहिए, और ज्ञान जो एक्चुअल विजडम है दैट शुड आल्सो कम इनटू इफेक्ट। अब उसके लिए कैसे करेंगे, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो। विद्यार्थी हमारे यहाँ रहता है तो शायद वो खेल शाम को फील्ड में आता है, फील्ड में आने के लिए ऑनलाइन कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा, वेयर वी कैन मॉनिटर द स्पोर्ट्स एक्टिविटी आल्सो ऑफ द स्टूडेंट्स। अब कल्चर है, जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसको कैसे हम डिवाइस करें जिससे कि हमारी ये व्यवस्था भी सुदृढ़ हो, क्योंकि एजुकेशन मीन्स कि कंप्लीट इवॉल्वमेंट ऑफ ए इन ए पर्सन, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो कंप्लीट इवॉल्वमेंट कैसे करना है, इसके बारे में हमको बहुत गहराई से और संवेदनशीलता के साथ करनी पड़ेगी। कोई कतार का अंतिम व्यक्ति इससे छूटे ना, इसको ऐसे जैसे हमारे संजय भाई ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस माध्यम से छूटना नहीं चाहिए, एक डिवाइड नहीं होना चाहिए कि हम हमारे पास ये सुविधाएं हैं तो हम ऑनलाइन एजुकेशन पे चले गए, नई सुविधाएं हैं तो नहीं मिल पाए, ऐसा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और इस दृष्टि से हमको दोनों के बीच में एक समन्वय करना पड़ेगा, नहीं तो इंफॉर्मेशन फ्लो तो हो रही है पर उसके साथ साथ जो अंदर का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे अगर हेल्थ की कंसेप्ट को लें आप, तो उसमें बड़ा अच्छा WHO ने भी डाला है, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अभी चौथा फैक्टर सबसे लास्ट में आया है, मगर इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, और इस इम्पोर्टेंस को कैसे हम डेवलप कर सकें, वो मुझे लगता है कि जैसे पहले व्यक्तिगत शिक्षा मीन्स आपस के संपर्क से जो हम संस्कार डेवलप करते हैं, वो क्या ऑनलाइन एजुकेशन से वो हो सकता है क्या? हम पहले अपने गुरु को देखते थे कि कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह से बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या उनको एक इमिटेशन होता था। तो जैसे गुरु और शिष्य, अध्यापक और विद्यार्थी, इस तरह के अपने एक लिंक है जिसको बोल सकते हैं आपस में समन्वय, और गुरु और शिष्य उसी की लिंक को मैं समझता हूँ। और अध्यापक विद्यार्थी भी आपस में कैसे एक दूसरे को देख के एक दूसरे के इम्बाइब करते हैं, तो गुरु के कैरेक्टर को इम्बाइब करना भी विद्यार्थी के अंदर एक आपस के संपर्क से बिना कहे होता रहता है। तो वो अगर हमारी सतत संपर्क के कारण नहीं हो पाएगा तो संभवतः हम वो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उससे हम शायद दूर हट जाएंगे। मुझे लगता है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे संजय भाई ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि हमको कुछ ऐसा समन्वय लाना पड़ेगा जिसमें कि ऑनलाइन चॉक एंड बोर्ड एंड फिजिकल जो कांटेक्ट का विद्यार्थी और गुरु का है उसको हमको मेंटेन करते रह के आगे बढ़ना होगा, और तभी एक समन्वित शिक्षा आ सकेगी, और तभी विद्यार्थी सही दृष्टि से परिवर्तित हो सकेगा, ज्ञान के मार्ग पे बढ़ पाएगा। इंफॉर्मेशन तो आज एक गूगल में आप एक क्लिक करिए, एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर, मगर उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, कैसे उसको एक्चुअली स्किल में डेवलप करना है, और स्किल के साथ कैसे उसको कल्चर में ले आना है, और कल्चर से फिर कैसे उसको अपने मनुष्यत्व में परिवर्तित करना है, इसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक है। और शिक्षा का मुझे लगता है मूल उद्देश्य यही होना चाहिए, इसी पे हमको आगे बढ़ना चाहिए, और इसी को केंद्र में रख के इसी तरह से हमको आगे जाने का विचार रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब प्रतिभागी जो हैं
अपने अपने विचार देंगे और कोई एक सारे विचारों को लेकर हमें अमरनाथ जी कुछ एक नया जो भी आता है इस सारे का निचोड़ उसको लेके आगे बढ़े और उसको सरकार को और सबको जगह भेजा जाए जहाँ पे इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा हो सके। मुझे लगता है कि इस विधा में हम सब और बहुत से विद्वान प्रतिभागीगण हैं, इसमें उनके अपने भी विचार होंगे, और मुझे लगता है कि मेरे मन में जो विचार आया मैंने आपके सामने रखा। और मुझे एक विषय बहुत जो अच्छा लग रहा है मुझे इस समय और मेरे मन को भाव को छू रहा है, वो है कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी महाराज को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने मुझको बाबा साहब की कर्मस्थली में भेज दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर उनके विचारों को कैसे मैं आगे बढ़ा पाता हूँ, बाबा साहब के विचारों को कैसे लेके हम सब आगे बढ़े। और दोनों महापुरुषों के से जुड़ा होने के कारण मुझे बड़ा अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मालवीय जी महाराज और बाबा साहब दोनों के साथ मुझे किसी न किसी रूप से जुड़ने का अवसर मिल गया। और दोनों ही व्यक्ति कैसे शिक्षा को लेकर चिंतित थे, कैसे शिक्षा उनकी प्रथम सबसे उनके प्रथम में अगर कोई पहली प्रायोरिटी थी तो शिक्षा ही थी। इसी को लेके दोनों महान विभूतियों ने कार्य किया और हम सबको उसे विचार को आगे लेके बढ़ना चाहिए। जैसा गुरुकुल का कंसेप्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, मुझे लगता है कि हमारे संजय भाई भी होंगे वहाँ पर। एवरी यूनिवर्सिटी इज नोन बाय इट्स कल्चर। यूनिवर्सिटी का मतलब ही है कल्चर के साथ आगे कैसे, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक कल्चर होनी चाहिए और उस कल्चर को लेके आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा तो सब जगह समान होती है, मगर समान शिक्षा के साथ उसका जो कल्चर है उसको भी हम सबको लेके चलना चाहिए। तो जो सामाजिक व्यवस्था में हमारी जो भूमिका होनी चाहिए, कम से कम हमारा विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय दोनों का सामाजिक दायित्व काफ़ी है और इस पर हम सबको विचार करते हुए आगे बढ़ना है। मुझे आज बहुत ही अपार हर्ष हो रहा है कि हम दोनों विश्वविद्यालय एक साथ जुड़ के कुछ एक विचार कर रहे हैं और इस पर कोई न कोई मंथन निकलेगा, कोई न कोई विचार आगे आएगा और उसको हम सब आगे लेके बढ़ेंगे। मैं अपने विचार को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपने गागर में सागर भरने का कार्य किया है और आप ऐसे एक संस्थान से हैं जो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित संस्थान है और वहां से निकलकर आप एक ऐसे महान संस्था में गए हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे बनाई गई संस्था है, जहां 50% देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां 50% आधे बच्चे SC ST जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे होते हैं पढ़ते हैं। आप ऐसे विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं। हमें लगता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं और जिस कार्यशैली है आपकी, हमें लगता है कि पूरे देश को एक संदेश आप देंगे और पूरे देश में एक बदलाव आएगा आपके द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा, मुझे पूरा विश्वास है। और आपने जिस तरीके से अपनी बात को सर रखी, हम सब लोग उससे लाभान्वित होंगे, सब लोग प्रेरित हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं थोड़ा सा अमरनाथ जी, मैं थोड़ा आज्ञा चाहूंगा कि मुझे थोड़ी व्यस्तता के कारण आप सबसे विदा लेना पड़ेगा, तो अगर आप अनुमति देंगे तो हमको थोड़ा सहूलियत रहेगी आगे के कार्यक्रमों को करने के लिए। बिल्कुल सर। मैं संजय पासवान सर से प्रणाम करता हूं और आपसे भी विदा लेने की आज्ञा चाहता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, बहुत बिजी थे आज HRD मिनिस्ट्री। मैडम आपको भी प्रणाम मैं करता हूँ। आप दोनों लोगों को यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ मैं जी। बहुत मूल्यवान बातें कही सर आपने। सर आपके विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापक साथी भी जुड़े हुए हैं, कुछ रिसर्च स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं और सब लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट देख करके लग रहा है कि बहुत सारे लोग खुश हैं। सुषमा मैडम जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे भी आज्ञा लेता हूँ और सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हुए, व्यस्तता के कारण बहुत सी व्यस्तता है, इस कारण से मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। ठीक सर, मैं क्षमा चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। प्रोफेसर सुषमा यादव मैम
आवाज सुन पा रही हैं? प्रोफेसर सुषमा यादव मैम, प्रोफेसर कुरील सर आवाज सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर आर एस कुरील सर, कुरील सर आवाज नहीं जा पा रही है। तो मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा। सुन रहा हूं। अच्छा, सुन रहे हैं सर? अगर सर कनेक्टिविटी अगर सपोर्ट कर रहा हो तो 5 मिनट अपनी बात सर रख लीजिए, कुछ कंक्लूजन रख लीजिए। मैं सुन रहा हूँ सर, अपनी बात 5 मिनट रख लीजिए। हाँ, अभी कंपैरेटिवली ठीक है जी। बिल्कुल मैंने संजय पासवान सर को भी सुना और प्रोफेसर संजय सिंह को भी सुना, बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक डॉक्टर पासवान सर बता रहे थे कि डाउन टोडन कम्युनिटीज के पास वो फैसिलिटीज नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन मैंने देखा है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन लोगों ने ये फैसिलिटी पहले से बना रखी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो डिफरेंट कोर्सेज को पढ़ा रहे होते हैं पूरे कंट्री भर में, वो अपने एक सेंटर से ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो बेंगलोर से कर रहे हो, चाहे बॉम्बे से कर रहे हो, चाहे वो कोटा से कर रहे हो, वो उन्होंने पूरे कंट्री भर में अपने सेंटर्स बना रखे हैं, डिजिटल सेंटर्स हैं उनके, वीडियो कॉलिंग सेंटर्स हैं, क्लासरूम बना रखे हैं, उसमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। पर एक ही प्रोफेसर 50 क्लासरूम को एक साथ पढ़ा रहा है आज की तारीख में भी, तो ये सिस्टम बहुत मुश्किल सिस्टम नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन पॉलिसी में इसके प्रोविजंस हम लोगों ने किए हैं डिजिटल एजुकेशन का, और मॉडल सेंटर्स बनाए हैं हाई स्कूल एजुकेशन के लिए, इंटर एजुकेशन के लिए और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। साथ में जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, जो इंटर सुषमा मैम आवाज जा रही है? प्रोफेसर सुषमा यादव मैम आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, प्रणाम 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 प्रणाम। मैम अपनी बात आप रखिए। प्रोफेसर सुषमा यादव जी हैं जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा में है, और उस महिला विश्वविद्यालय का नेतृत्व करती हैं प्रोफेसर सुषमा यादव जी, जो अंबेडकर चेयर भी रही हैं IIPA नई दिल्ली में, प्रो वाइस चांसलर रही हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों पे आप काम की हैं और कर रही हैं। आप बहुत अनुभवी हैं, और आप एक ऐसे देश में महिला विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रही हैं जहां आज सबको बराबरी की बात हो रही है, तो चाहे किसी जात धर्म भाषा लिंग का व्यक्ति हो, और हम लोगों का विषय भी इसी तरीके का है, शिक्षा से जुड़ा हुआ। मैं प्रोफेसर सुषमा यादव मैडम से निवेदन करूंगा, और क्षमा भी चाहूंगा कि आप बहुत देर से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कनेक्टिविटी ठीक न होने की वजह से आप नहीं जुड़ पा रही थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर पासवान। और अभी अगर हैं तो आदरणीय संजय पासवान जी हमारे बड़े भाई हैं, प्रोफेसर आर.एस. कुरील जी, प्रोफेसर संजय सिंह जी, प्रोफेसर HN प्रसाद जी, प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी, और आप हम सबको जोड़ने वाले अमरनाथ पासवान जी, और इस वेबिनार में जुड़े हुए हमारे सभी साथी, शिक्षकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी। आज देखिए सबसे बड़ा, आवाज आ रही है क्या? हमारे डायरेक्टर आवाज आ रही है क्या? प्रोफेसर TP सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हम प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह बोले हैं। और आवाज आ रही है ना आपको? जी जी। देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो अब होने लगा है, इम्पैक्ट तो ये हुआ है कि हमारा एक क्लासेस डिसरप्ट हो गई हैं, शिक्षा भी डिसरप्ट हो गई है, बीच में एक ब्रेक आया है, हम वो कहाँ से मतलब उसको जोड़ पाएंगे, कैसे चला पाएंगे? एक संकट हमारे सामने आया है। क्या अब आप सुन रहे हो? तो ये संकट आया है, इसका एक
असर मैं आपको बता रही हूँ। अब इतने वेबिनार्स हो गए हैं कि आज अभी हमारा नाम भेजना 5वां और छठा साथ में चल। ये किसी को चुप कराइए प्लीज। तो इनवाइट बारे पे भेज दिया तुमने, करवाइए इसको। एक नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमें प्रारंभ करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, क्योंकि सारे विश्वविद्यालय और विद्यालय और महाविद्यालय बंद करने पड़ गए, बच्चों को घर भेज दिया गया। बहुत से बच्चे जो सोचकर हमारे साथ जुड़े थे इस शिक्षा सत्र के प्रारंभ में, अब उन्हें हम यहाँ नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा लगता है एक नई प्रकार की शिक्षा पैराडाइम की, एक पद्धति की आवश्यकता है। अब वो पद्धति कैसी हो, अभी हम उस टर्मोइल में हैं कि हम उसकी बात कर सकें। बच्चों को चिंता है, उनके माता पिता को चिंता है, उनके अध्यापकों को चिंता है, हमें आपको चिंता है, जो शिक्षाविद हैं उन्हें चिंता है कि इस संकट से पार कैसे पाएं, किस प्रकार से कोर्स पूरे करें, किस प्रकार से बच्चों की दुविधाएं दूर करें, किस प्रकार से बच्चों को इस शिक्षा के साथ जोड़े रखें। तो प्रारंभ हम सब ने किया, कोई जूम प्लेटफॉर्म से, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कोई गूगल प्लेटफॉर्म से खोज करके बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करें। मैंने भी अपने विश्वविद्यालय में ये कहा सभी टीचर्स को, और सब ने ये भी कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के प्रिंसिपल से बात की तो पता चला कि यदि बच्चियों की हम बात करें, छात्राओं की बात करें, तो 30 से 40% छात्राएं ही ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ पा रही हैं। और वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उनके घर में एक स्मार्टफोन है। वो स्मार्टफोन पहले पिताजी के पास होता है या भैया के पास होता है, और अगर वो खाली हो तो वो उनको मिल पाता है। ये डिजिटल डिवाइड है। अभी भी यदि हम बात करें तो बहुत कम परसेंटेज है महिलाओं की जिनके पास स्मार्टफोन्स देश के दूर दराज के इलाकों में भी होगा। मेरी छात्राएं भी उनमें शामिल हैं, जबकि ये दिल्ली के आसपास हैं तो थोड़ी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब इस शिक्षा में हमें ये देखना है कि अब कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सुरक्षित है, किससे हम अपना ज्ञान प्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ट्रेंड भी नहीं हैं। पिछले दिनों एक पैनल डिस्कशन इसी तरह हो रहा था और उसमें ये कहा गया कि ऐसा लगता है कि हॉलीवुड और हार्वर्ड दोनों को मिलना पड़ेगा। एक टीचर को एक्टर भी होना होगा, प्रोड्यूसर भी होना होगा, डायरेक्टर भी होना होगा, अपना प्लेटफॉर्म भी ढूंढना होगा, अच्छा दिखाई भी देना होगा, और उस ज्ञान को उस माध्यम से प्रेषित भी करना होगा जिससे वो सब बच्चों तक पहुंच सके और उनका ध्यान हम आकर्षित किए रख सकें। ये हमारे लिए बिल्कुल नई दुविधा है क्योंकि हम लोगों को इस विषय में ट्रेन नहीं हुआ। फिर ई कंटेंट क्या होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, ब्लेंडेड फॉर्म क्या होता है, ये सब जानना हमारे लिए एक नवीन ज्ञान प्रणाली है जो शिक्षकों को सीखना भी पड़ेगा। हमारे HRDC ने अभी आरंभ किया एक इसी पर वर्कशॉप कि किस प्रकार से ई कंटेंट वीडियो बनाना, अपलोडिंग करना, इंफॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट बनाना, नया प्लेटफॉर्म बनाना, ये ट्रेनिंग शुरू की। आप विश्वास नहीं करेंगे कि पहले दिन ही इतना संघर्ष हो गया कि हमें एक नहीं 2 प्रोग्राम शुरू करने पड़े। और अभी भी ज्ञान की पिपासा इतनी है कि एक और वर्कशॉप के लिए बात की तो 1000 पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर होने के लिए तैयार हो गए, which is not really humanly or physically possible। लेकिन ये ज्ञान की पिपासा भी है, समय के साथ जुड़े रहने का कष्ट भी है और प्रयास भी है और आवश्यकता भी है इस समय की। और मैं समझती हूँ हम लोग जो दूर दराज में भी रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, डिजिटल डिवाइड के दूसरे कोने का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें भी ये नहीं आता था, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं कि हम से या कंप्यूटर से कर सकें, हमारे पास साधन हैं, परंतु इन सब के बावजूद ये सरल नहीं है। हम वेबिनार में देखते हैं किसी का चेहरा दिख रहा है, किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई किसी बच्चे के साथ बैठा है, आधा उसके साथ है, आधा अपने साथ है। ये सब अभी प्रारंभ है जिसको हिकअप्स कहते हैं एक नई शिक्षा पद्धति की। लेकिन साथ ही साथ ये हमें समय, ये अवसर भी देता है कि हम अपने आप को अपडेट करें, नई प्रकार की शिक्षा पद्धति खोजें, इस डिजिटल डिवाइड का भी समाधान खोजने का प्रयास करें। क्योंकि वैसे तो सरकारी आंकड़ों की यदि हम बात करें तो 2035 तक भी ये
इस पे फोन आ जाए तो ये अटक जाता है। और फिर हमें ये भी देखना है कि इस करिकुलम को हम किस प्रकार से ऑनलाइन हिस्सों में बांट सकते हैं, कौन सा हम थियरी रूप में उन्हें दे सकते हैं और क्लास में पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में किसको हम असाइनमेंट के रूप में बच्चों को दे सकते हैं। ये धीरे धीरे हमें सीखना पड़ेगा। हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से अधिक टीचर्स को इसमें ट्रेन किया जाए, क्योंकि ये संकट अभी खत्म होने वाला नहीं लगता है। ये संकट का प्रारंभ है और इस संकट से निपटने की चुनौती भी है। एक अच्छी बात यह है, पीएम ई विद्या पोर्टल शुरू हो गया है। MHRD ने बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स शुरू कर दिए हैं। UGC पूरा प्रयास कर रही है कि कुछ चैनल्स जैसे स्वयं प्रभा और मूक्स जो हैं वो ओपन है सबके लिए। तो शायद एक अच्छी बात जो मुझे आशा की किरण दिखती है कि अब जो एकलव्य होगा उसे अंगूठा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हें बनाया है, और ना ही उस बच्चे को ये कष्ट उठाना पड़ेगा कि मैंने दीक्षा आपसे ली तो गुरु दक्षिणा देनी होगी। ये दीक्षा अब ऑन एयर है, ऑनलाइन है एंड फ्री फॉर ऑल है। हम प्रयास ये करें कि बच्चों के लिए अधिक से अधिक इस प्रकार के संसाधन पहुंचा सकें। अभी अपने वर्ग के बच्चों को हम ये बता सकें कि ये संसाधन आपके लिए इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, इस टेलीविजन चैनल पर उपलब्ध हैं। इग्नू के बहुत सारे चैनल्स हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान उनका पोर्टल भी है। MHRD के बहुत सारे इस तरह के पोर्टल्स हैं जो बच्चों के लिए खुले हुए हैं। हमारा ये इस समय फर्ज है कि हम ऐसा भी करें कि बच्चों को अधिक से अधिक अवेयर करें, स्वयं को अधिक से अधिक ट्रेन करें। साथ ही साथ क्या हम ज्ञान के उद्देश्य को थोड़ा बदल सकते हैं? डिग्री जीवन का एक हिस्सा है, उससे भी बड़ा जीवन है। ये जो दर्शन है ये अपने बच्चों तक पहुंचाएं ताकि इस समय वो तनावग्रस्त ना हो, स्ट्रेस में ना आए, परीक्षाओं के भय से और संत्रस्त ना हो जाएं। उन तक मटेरियल हम पहुंचाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। शिक्षा के लिए कुछ और इनोवेटिव तरीके हम ढूंढ सकते हैं क्या? अभी तो हम वही कर रहे हैं जो हम सुन रहे हैं और हम बताए जा रहे हैं। इन्हीं में से कुछ और इनोवेशंस भी निकल के आ सकती हैं जिनसे हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सकें। टेक्नोलॉजी को हमें थोड़ा अधिक समझना पड़ेगा। ए टाइटर रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी हैज टू बी देयर इन फ्यूचर फॉर अस। तभी हम अपने बच्चों तक और अपने साथियों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे और सहकर्मियों तक भी ये पहुंचा पाएंगे। हमारी जो नई जनरेशन्स हैं वो हमसे आगे हैं, इसलिए जब उन्हें हम ज्ञान का संप्रेषण करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम उस टेक्निक को भी समझें। पढ़ाने की, संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की, संचार की नई तकनीकें हमें जाननी होगी ताकि इस पीढ़ी तक अपनी बात पहुंचा पाएं। बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। हमारे भी जब मोबाइल खोलते हैं तो 10 डिस्ट्रैक्शंस एक साथ सामने आते हैं। एक अजीब सी पिक्चर चल रही होती है, एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है, कोई किसी तरफ आकर्षित कर रहा होता है। तो अपने बच्चों को ये भी बताना होगा कि अभी तुम्हें फोकस करके चलना है, इन सब आकर्षणों से भी बचना है। ये तुम्हारा भविष्य हो सकता है, किसी भी लाइन में जाओ, लेकिन अभी इससे बचना है। और इसी के साथ कुछ बड़े इश्यूज जो इस संकट से जुड़े हैं वो भी शिक्षाविदों को देखने होंगे। जीवन का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना है क्या? और ये परीक्षा कैसी होनी चाहिए? क्या वही परीक्षा होनी चाहिए जो अभी तक चली आ रही है, या उस परीक्षा पद्धति में भी कुछ अंतर किया जा सकता है? किस प्रकार से बच्चों को जीवन, पर्यावरण, दर्शन और संघर्षों के साथ जोड़कर हम आने वाले समय के लिए और आने वाले वर्षों के लिए तैयार कर सकते हैं? ये हम सबके सामने चुनौतियां हैं, लेकिन यही चुनौतियां अवसर भी प्रदान कर रही हैं और उन अवसरों को हम सबको आंख खोलकर, कान खोलकर पूरे ध्यान से स्वीकारना होगा और उनमें से कुछ नए मार्ग अवश्य बना पाएंगे। और ऐसा कहा जाता है हर चुनौती एक अवसर होता है। तो पेंडेमिक कष्टकारी है, बहुत बड़ी चुनौती भी है, लेकिन उसे अवसर यदि हम मान लें तो शायद एक अधिक समतावादी समाज जो हम सबका स्वप्न है उसकी तरफ हम और भी अधिक मजबूत कदम रख सकें। ये हमें प्रयास करना चाहिए। मैं बहुत इससे अधिक समय अभी नहीं दे पाऊंगी, क्षमा चाहती हूँ। मैं बीच बीच में जुड़ती रही क्योंकि इसके साथ साथ ही एक और
संभाषण भी चल रहा है और वहाँ भी उन्होंने समय पहले ले लिया था, लेकिन अमरनाथ जी से हमारा वादा भी था और मुझे यहाँ होना चाहिए था आपके सबके साथ, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ पाई। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट मानती हूँ और अमरनाथ जी को बधाई देती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आप सबको नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सुषमा यादव जी एक ऐसी महिला कुलपति हैं जो सभी क्षेत्रों में हो, चाहे ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, लोगों को सहयोग करने का कार्य हो, हर तरीके से लोगों को सक्षम और सशक्त बनाने की कोशिश करती हैं। और मैडम से हमारा जुड़ाव 2015-16 से है, जब डेमोक्रेसी एंड द स्टेट ऑफ द नेशन इंडिया इन 21st सेंचुरी नामक विषय पे मैंने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था और मैडम को उसमें एज ए चीफ गेस्ट मैंने बुलाया था। और उसके बाद हमेशा हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मैडम भी कई बार हाल चाल के लिए फोन कर देती हैं, इनका स्नेह प्यार मिलता रहता है। मैं सबके तरफ से, अपने सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूसिव पॉलिसी के तरफ से, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की तरफ से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ज्ञान बढ़ाया हम लोगों का। लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि 5 मिनट अगर समय हो तो आप रुकिए, इस कार्यक्रम को हम लोग अब समाप्त करेंगे। और मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूँ कि अगर किसी को कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ, हेमंत यादव जी, ये हेमंत यादव जी हैं सिक्किम विश्वविद्यालय में और बहुत ही एनर्जेटिक हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं। तो हेमंत यादव जी अपना सवाल संक्षेप में करिए और जल्दी करिए। सबसे पहले सभी प्रोफेसर और आपको विशेष आभार कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हमें, हम सबसे रूबरू हुए एक साथ में। मैम ने जो एक महत्वपूर्ण बात बोली है कि जब हम मोबाइल खोलते हैं तो हमें बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ आकर्षित करता है। तो मेरा सवाल नहीं, सुझाव है, क्योंकि हम हमारे जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, हमें अपने छात्रों को, अपने लोगों को बताना होगा कि वास्तव में हमें वो जो रंग बिरंगी दुनिया है उससे दूर रहना है अभी, और अपने शिक्षा की ओर बढ़ना है, क्योंकि रंग बिरंगी दुनिया से हम वहाँ पे नहीं है। बहुत आभार करते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता की तरफ में फैलाना होगा। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत यादव जी, आप सिक्किम से जुड़े हुए हैं। और किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप। हाँ जी, हेलो, पूछिए, सवाल पूछिए। और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। हेलो, हाँ जी जी, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि बच्चे आज के टाइम में बिना मोबाइल के रह नहीं पाते हैं, जबकि आज के टाइम में ऑनलाइन मतलब पढ़ाई के लिए जो है इंसिस्ट किया जा रहा है। लेकिन उस समय जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि भाई मोबाइल से मतलब वो कैसे उनको वो मतलब आकर्षित करता है बहुत सारी चीजों के लिए, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे उनको मतलब समझाया जा सकता है, कैसे कन्विंस करें कि ये जो मतलब मोबाइल है इसका उतना ही यूज करें जितना मतलब आवश्यक हो सके। धन्यवाद। जी जी। तो संजीव जैनत जी हैं IIT से, जो सवाल आपसे मैडम किए हैं। मैडम अगर सुन रही हैं तो। मैम चले गए शायद, उनका ऑफलाइन हो गया। चलिए, मैं अब इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव पे ले जाना चाहता हूं। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा के प्रोफेसर बी राम, जो ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड रिसर्च सोसाइटी के डायरेक्टर भी हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स करें। हमारे स्पीकर, जितने भी स्पीकर थे, जितने हमारे प्रतिभागी थे, सबका आप धन्यवाद करिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं ऑडिबल हूँ सर, सुनाई पड़ रहा है? ये अत्यंत प्रासंगिक विषय जो
है कोविड-19 पेंडेमिक इम्पैक्ट एंड स्ट्रेटजी फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। ये एक बहुत नए तरीके का चैलेंज है और इस पे बहुत सारी अच्छी बातें आई हैं और इसके जितने भी गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने अपने विचार रखा, जैसे प्रोफेसर संजय पासवान साहब हैं, प्रोफेसर इमाम शास्त्री साहब हैं, प्रोफेसर सुषमा यादव जी, प्रोफेसर संजय सिंह, प्रोफेसर आर.एस. कुरील जी, प्रोफेसर एच.एन. प्रसाद जी और प्रोफेसर टी.पी. सिंह जी। मैं थोड़ा जो बेसिक चीजें इन्होंने प्रकाश डाला मैं सर्वप्रथम बात करूंगा प्रोफेसर संजय पासवान सर का। ये मैं अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें जो एक तरीके का जो समाज में दिख रहा है आफ्टर पेंडेमिक कि एक अलग तरीके का जो डिवाइडेशन देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल सत्य है सर। हम लोग इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि पहले से ही है सोशल डिवाइडेशन और पॉलिटिकल डिवाइडेशन, इकोनॉमिकल डिवाइडेशन और टेक्निकल डिवाइडेशन ये आ रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय जो जहाँ पे तो ठीक है 70% तक हम उनको अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन जो कॉलेज हैं दूर दराज के जो गांव में या कुछ कस्बा में जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ के बच्चे ये सब चीजों से अधूरे रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको देखना चाहिए। और दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग की, सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग सर पूरी तरह से सहमत हैं इस बात से। तो मेडिकल टर्म में भी देखा जाए तो हम सोशल नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग से ही कोविड को बचा सकते हैं। और दूसरा जो हमारे प्रोफेसर इमाम शास्त्री साहब जो उन्होंने कहा कि एक बिल्कुल सही बात है, हम संस्कार को इस टूल टेक्निक के माध्यम से हम संस्कार को नहीं सीख पाएंगे। व्यक्ति सीखने के दो साधन होते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका कृतित्व। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व से, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको हम देख करके उनसे बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं, उनका वो कैसे चलते हैं, कैसे पहनते हैं, उनका बोलने, डायलॉग डिलीवरी, कैसे वो चीजों को, वो बात को हम तक पहुंचा पाते हैं। तो शायद ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको हम लोग मिस करेंगे। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी थियोरेटिकल चीजें तो हम कर लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल को हम कैसे इस टेक्निक के माध्यम से बच्चों तक, विद्यार्थियों तक पहुंच पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पर भी प्रकाश डाला। प्रोफेसर आर.एस. कुरील साहब को हम लोग पूरी तरह से नहीं सुन पाए, लेकिन जो उन्होंने एक बताया कि भाई एक इसको करना ही पड़ेगा, कुछ इस तरीके का उन लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो शायद हम लोग सुनते तो ज्यादा लाभान्वित होते, लेकिन फिर भी एक प्रयास चल रहा है कि इसको हम लोग कैसे इस पेंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी बना करके आगे बढ़े, इस तरीके की बातें। और साथ में प्रोफेसर संजय सिंह का जो वाइस चांसलर हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, बहुत सारी चीजों पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के अनुभवों को शेयर किया। उसमें जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आर्थिक जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ा ब्रेक है। कुछ ऐसे विद्यार्थी जो उनके पास संसाधन नहीं है वो इस सब चीजों से वंचित होते जा रहे हैं। और दूसरा संसाधन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। संसाधन हमारे पास नहीं होगा तो हम इस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और डिजिटल, और एक बहुत बड़ी समस्या है साइबर क्राइम, इसको भी हमें ध्यान देना होगा। ये बिल्कुल अंधानुकरण यदि हम इसको करेंगे तो कहीं न कहीं हम अपने को खतरे में ही डालेंगे, तो इसका भी ध्यान देना होगा। एक चीज सर ने जो कहा कि जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, जो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया, संतोषमान निश्चय संधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्ति विधीयते, तो WHO भी इसी को मानता है, जो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, ये चार चीजें यदि हैं तो हम स्वस्थ हैं। एक अच्छा बना हुआ है, चारों चीजों में इंटरकनेक्ट है तो हम स्वस्थ हैं। और प्रोफेसर सुषमा यादव मैम ने तो बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा कि एक एजुकेशन में एक ब्रेक है, ये शिक्षा में एक ब्रेक है और एक नई तरीके से हमको शुरुआत करनी है। एक टीचर को आर्टिस्ट भी होना पड़ेगा, कलाकार भी होना पड़ेगा, डायरेक्टर भी होना पड़ेगा, सारी चीजें, उसको टेक्निकली रिच भी होना पड़ेगा, उसको वो टेक्नोलॉजी आनी भी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा
चैलेंज है, इसको भी उन्होंने, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि इस चैलेंज को हमको अपॉर्चुनिटी मानना पड़ेगा, हम इससे भाग नहीं सकते। और बहुत सारी बातें आई, तो ये बहुत ही सार्थक रहा। प्रोफेसर टीपी सिंह साहब ने शुरू में ही जो बताया कि ये समस्याएं हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच हम लोग कनेक्ट हो सकें। और सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि हम कैसे एग्जामिनेशन को, हम एग्जाम की प्रणाली को कैसे करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे काफी लोग अपना बात रख रहे हैं, आगे काम भी हो रहा है। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के आयोजक, एक उभरते हुए सामाजिक साइंटिस्ट के रूप में, सोशल साइंटिस्ट के रूप में प्रोफेसर अमरनाथ पासवान जी का, कि जो एक पेंडेमिक में लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, वो धीरे धीरे कुछ ऐसी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, जैसा कि हम लोग आए दिन इस चीज को फेस कर रहे हैं। लेकिन उसको कैसे इन्होंने यूटिलाइज किया, अपनी पूरी वेबसाइट को इन्होंने अपडेट किया, 2 वेबिनार किया है, नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार्स, और 2-3 पुस्तकें प्रकाशित किया। तो ये बहुत सारी चीजें सीखने लायक है सर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस आयोजक के लिए। और हमारे प्रतिभागी, मैं देखा था कि 15 मिनट पहले ही हमारा रूम बिल्कुल फुल हो चुका था, 50 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे। हम आप सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अंत में आप सबको इस पेंडेमिक से, जो कोविड-19 है, इससे हम चाहेंगे कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और इसी तरह से सोशली कनेक्ट रहें, फिजिकली डिस्कनेक्ट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद सर, एक बार पुनः आप सब लोग मेरा प्रणाम और धन्यवाद कि आपने समय दिया। विशेष रूप से प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी, सुषमा यादव जी, प्रोफेसर संजय सिंह जी, प्रोफेसर संजय पासवान जी, प्रोफेसर आर.एस. कुरील जी और प्रोफेसर एच.एन. प्रसाद जी, सब लोगों को, बहुत सारे साथियों, दराज तमाम विश्वविद्यालयों से, और विशेष रूप से मैं अपने डायरेक्टर, जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन इंक्लूसिव पॉलिसी के डायरेक्टर नाम में लगा है भी आपसे। आपका जो कुशल नेतृत्व है, एक युवा जो नेतृत्व है, वो हम लोगों को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए और तमाम एकेडमिक विधियों को आगे ले जाने के लिए। आपको पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सहयोग करते रहिए, ताकि हम लोग कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, दूसरा भी वेबिनार करें। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। चलिए बीराम सर। हाँ सर, थैंक यू, बढ़िया रहा, अच्छा था आज का। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, ये भी एक चैलेंज ही है।